नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका पाना देवी के केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पूर्व हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके पश्चात हमने जो सेकंड चैप्टर लिया है वो है इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण, जिसमें हमने पूर्व में सिंथेसिस कर लिया। सिंथेसिस के बाद में हम रिएक्शंस पर आए कि किस प्रकार से इथाइल एसीटोएसीटेट का जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है उसका उपयोग हम सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनाने में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इथाइल एसीटोएसीटेट है वो संश्लेषिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा अनेक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। तो उसी क्रम में आज हम करेंगे कि किस प्रकार से कीटोन का सिंथेसिस किया जाए। इससे पूर्व में हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस और कीटोनिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा कीटोन का निर्माण किया था, वसीय अम्लों का संश्लेषण किया था, डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का संश्लेषण किया था। तो अधिकांशतः संश्लेषण जो किया जाता है उसमें हम इसका रिएक्शन उसके सोडियम लवण का निर्माण करते हैं, और इस सोडियम लवण का निर्माण करने के पश्चात हम उसका एल्काइलेशन भी कर सकते हैं या फर्दर हाइड्रोलिसिस से हम दूसरे कंपाउंड्स तैयार कर सकते हैं। तो आज हम जो है पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ कीटोन, किस प्रकार से हम कीटोन का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो आपको कीटोन की सिंथेसिस के लिए जो आवश्यक है वो है इथाइल एसीटोन का जब हम अपघटन करते हैं तो अपघटन के पश्चात जो उसमें सक्रिय मिथिलीन समूह है उसके द्वारा हम संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो जो भी ग्रुप हमें इंट्रोड्यूस कराना है वही हम उसका सोडियम डेरिवेटिव काम में लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमें इथाइल मिथाइल कीटोन का संश्लेषण करना है, जैसा कि आप इक्वेशन में देख रहे हैं, तो उसमें हम इथाइल एसीटोएसीटेट की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड और CH3X के साथ कराते हैं और उससे हमें जो डेरिवेटिव प्राप्त होता है उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं और हाइड्रोलिसिस से इथाइल मिथाइल कीटोन प्राप्त हो जाता है। तो आपने देखा कि जो एल्काइल हैलाइड है वो जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो यदि हमें CH2 ग्रुप पर कोई दूसरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब कि यदि हमें 3-मिथाइल 2-पेंटेनोन का संश्लेषण करना है तो हम इसकी रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड और इथाइल आयोडाइड के साथ करवाएंगे तो हमें 3-मिथाइल 2-पेंटेनोन प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लेते हैं सिंथेसिस ऑफ डाइकीटोन, किस प्रकार से हम डाइकीटोन का संश्लेषण कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डाइकीटोन मतलब कि दो कीटोन समूह उसमें उपस्थित हैं। अब यदि इन दो कीटोन समूह एकदम एक दूसरे के नियरेस्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो अल्फा डाइकीटोन कहलाते हैं। यदि उनके बीच में एक CH2 समूह उपस्थित है तो वो बीटा डाइकीटोन कहलाएंगे, और यदि दो या दो से अधिक समूह उपस्थित हैं तो वो गामा डाइकीटोन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बीटा डाइकीटोन के संश्लेषण के बारे में बताऊंगी कि बीटा डाइकीटोन मतलब कि जिसमें कि CH2 समूह बीच में उपस्थित है, उसमें उसका निर्माण हम इथाइल एसीटोएसीटेट की रिएक्शन यदि सोडियम इथॉक्साइड और CH3COCl से करवाई जाए तो जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है उसके ऊपर COCH3 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और हमें हाइड्रोलिसिस से कीटोनिक हाइड्रोलिसिस से बीटा डाइकीटोन प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि एसीटोनिल एसीटोन का संश्लेषण करना है तो हम इथाइल एसीटोएसीटेट की रिएक्शन सर्वप्रथम सोडियम इथॉक्साइड से कराते हैं, उसके बाद में जो उसकी रिएक्शन आयोडीन की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो ऐसे में हमें दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होकर हाइड्रोलिसिस के पश्चात एसीटोनिल एसीटोन का निर्माण करते हैं।
इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस और कौन कौन से पदार्थों का सिंथेसिस इसमें किया जा सकता है। इसके पश्चात देखिए आप हाइड्रोकार्बन का संश्लेषण, जिसमें कि इथाइल एसीटोएसीटेट का उपयोग किया गया है, और जब इसका रिडक्शन किया गया तो रिडक्शन करने पर CO समूह जो है वो CH2 समूह में परिवर्तित हो गया है और हमें एल्केन्स, संगत एल्केन्स प्राप्त हो गए हैं। तो इथाइल एसीटोएसीटेट से जैसे कि हमें N-ब्यूटेन प्राप्त हुआ है, तो यदि हमें और सब्स्टिट्यूटेड एल्केन प्राप्त करने हैं तो हम इथाइल एसीटोएसीटेट को पहले एल्काइलेटेड कर देंगे, उसके बाद में उसका रिडक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोकार्बन का उपयोग भी कर सकते हैं। अब आता है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसमें कि हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का निर्माण करने में भी हम इथाइल एसीटोएसीटेट का उपयोग करते हैं। वो किस प्रकार से किया जा सकता है? आप सभी को पता है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर यदि ऑक्सीजन या सल्फ़र या सल्फ़र नाइट्रोजन है तो उसे बोलते हैं हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के निर्माण में जो इथाइल एसीटोएसीटेट है या हम कहेंगे एसीटोनिल एसीटोन जो है वो कीटोन और इनॉल फॉर्म दोनों में रहता है, जिसको कि हमने सिंपल फॉर्म में दिखा रखा है कि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म किस प्रकार से लिखी जा सकती है। दोनों एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में होते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन P2O5 मतलब फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड या P2S5 या अमोनिया के साथ कराते हैं तो जो हीट्रो एटम है वो इसके साइकिल के भीतर आ जाता है, मतलब कि हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। तो जैसे क्रमशः 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरेन या 2,5 डाइमिथाइल थायोफीन या 2,5 डाइमिथाइल पायरोल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमने हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करा विद द हेल्प ऑफ एसीटोनिल एसीटोन। नेक्स्ट है कि AAE का उपयोग यदि हम ऑक्साजोल बनाना है तो उसमें भी कर सकते हैं। आइसोऑक्साजोल बनाने के लिए यदि हम इसके रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करें, मतलब कि NH2OH के साथ में करें, जो कि हमारी रिएक्शन B बता रही है, तो उससे करने से 3-मिथाइल आइसोऑक्साजोल 5-ओन प्राप्त होता है। तो इससे भी हम निर्माण कर सकते हैं। तीसरी रिएक्शन जो हम बता रहे हैं उसमें है कि फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में यदि इसकी रिएक्शन कराई जाए इथाइल एसीटोएसीटेट की तो पायराजोल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। ये जो पायराजोल व्युत्पन्न हमें प्राप्त हो रहा है इसकी फर्दर इसकी रिएक्शन यदि डाइमिथाइल सल्फेट से करा दी जाए तो जो हमें पदार्थ प्राप्त होगा उसका नाम है 2,3 डाइमिथाइल 1-फिनाइल पायराजोल 5-ओन। इसका उपयोग जो है वो जड़नाशी दवाई बनाने में किया जाता है, इसीलिए इसे एंटीपायरिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यदि हमें से एंटीपायरिन की सिंथेसिस पूछी जाती है तो वो हम इस प्रकार से बताएंगे कि इथाइल एसीटोएसीटेट की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन से करेंगे, उसके बाद में जो कंपाउंड हमें प्राप्त होगा दैट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद कीटो इनॉल फॉर्म, उसकी रिएक्शन डाइमिथाइल सल्फेट से करने से एंटीपायरिन हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो सिंथेसिस है वो है कि यदि इथाइल एसीटोएसीटेट का इनॉल रूप यदि यूरिया से रिएक्शन करे तो हमें 4-मिथाइल यूरेसिल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपने आज वाली स्लाइड में और इससे पूर्व की स्लाइड में देखा कि जो इनोलेट्स हैं स्पेशली इथाइल एसीटोएसीटेट का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में किस प्रकार से किया जा सकता है, जिससे कि और फर्दर सिंथेसिस के द्वारा हम बड़ी यौगिक प्राप्त कर सकें।
इसके बाद में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इनोलेट्स की श्रेणी में जो एक आता है मेलोनिक एस्टर, जिसे कि हम डाई इथाइल मेलोनेट कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी कि वह भी अत्यंत उपयोगी पदार्थ है। अगेन इसमें भी एक्टिव मिथिलीन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इस कारण से उसको भी सिंथेसिस में एज अ रिएक्टेंट काम में लिया जा सकता है। तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पुनः मिलेंगे।